गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एस.के. यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जैसा कि हम लोग अभी बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर मैंने आपको जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उनके बनाने की प्रोसेस समझा दी है, जिसके अंदर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी बता दिए हैं कि जो हमारे पास में ट्रांसजेनिक प्लांट है उनको हम किस तरह से तैयार करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। 2 एग्जांपल्स भी उसके अंदर दे दिए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे आज हम कि जो हमारे पास में ट्रांसजेनिक एनिमल है उनको भी कैसे बनाया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आज हम इस लेक्चर के अंदर अपने इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ताकि जो अगले हफ्ते से क्लास शुरू हो उसके अंदर हम लोग कुछ नया चैप्टर लेके शुरू करें, ठीक है। तो चलते हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, ज्यादा टाइम ना गवाते हुए, और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर, हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास के अंदर जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उनके बारे में देखा था। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पास में ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं इनके बेनिफिट क्या होते हैं, इनके फायदे क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। जो ट्रांसजेनिक प्लांट है इनके बेनिफिट हमें क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उसको। तो हमारा जो टॉपिक है आज से शुरू करेंगे हम लोग क्या अभी एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं उनके ऊपर हम लोग बात करें, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो ट्रांसजेनिक प्लांट है इससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम ऐसे प्लांट को भी डेवलप कर सकते हैं या कर पाए हैं जो कि विभिन्न प्रकार की वातावरणीय अवस्थाओं में रह सकते हैं, जैसे फ्लड हो गया या फिर आपका ड्राई हो गया, ठीक है, ड्रॉट हो गया, ठीक है। ऐसे वातावरण के अंदर भी हमारे प्लांट रह सकते हैं। तो हमने कैसे प्लांट बनाए, ठीक है। एक तो स्ट्रेस टॉलरेंस प्लांट, ठीक है। एक तो कंडीशन हमें देखने को मिली यहाँ पे स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है, मतलब जो हमारे पास स्ट्रेस है उसको सहन कर पाते हैं प्लांट। दूसरी चीज हमारे पास हम लोगों ने देखा था अभी यहाँ पर पीछे की तरफ हम लोगों ने जैसे बीटी कॉटन बनाया, ठीक है, ऐसे ही बीटी ब्रिंजल भी बनता है। तो ये जो बीटी कॉटन है, ये जो बीटी ब्रिंजल है, इनकी खासियत क्या होती है, बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल इनके ऊपर जो है आपका कीट अटैक नहीं कर पाते। कीट मतलब पेस्ट आ जाता है। तो हमने क्या बनाया, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। हमने क्या बना लिया साथ में, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। तो ऐसी फसल को हमने तैयार कर दिया जिसके ऊपर पेस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। साथ ही साथ हम ऐसे प्लांट को भी डेवलप कर सकते हैं जो कि कम से कम मात्रा में जो खनिज लवण हैं उनका उपयोग करके भी जीवित रह सकते हैं और हमारे पास वो उत्पादन दे सकते हैं जो हमें चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो भूमि की उर्वरकता है वो लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। भूमि की उर्वरकता लंबे समय तक बनी रहती है, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं, ये भूमि को जल्दी, ठीक है, अनफर्टाइल, ठीक है, अनफर्टाइल मतलब बंजर नहीं बनाते, ठीक है। ये भूमि को जल्दी से अनफर्टाइल नहीं बनाएंगे, बंजर नहीं बनाएंगे, उसकी फर्टिलिटी को कायम रखते हैं। इसके अलावा जैसे हमने क्या किया था, चावल के अंदर हमने जो विटामिन ए है इसकी मात्रा को बढ़ा दिया था। तो उससे क्या हुआ, जो चावल है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमने इंक्रीज कर दी। तो हम क्या बताते हैं, इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी। तो हम न्यूट्रिशन क्वालिटी को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो हम यहाँ पर हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाते हैं। अब हर्बिसाइड्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल जो होते हैं, ये केमिकल क्या करते हैं, पादपों को मारने का काम करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं हर्बिसाइड्स, ठीक है। अब मान लीजिए आपके खेत में खरपतवार हो गई, आपने हर्बिसाइड का छिड़काव कर दिया खरपतवार को खत्म करने के लिए। तो अब जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसको तो नहीं पता ना कि हमें कौन सा पादप रखना है कौन सा नहीं रखना है, वो तो सबको खत्म कर देगा। तो ऐसे में जो हमारे पास में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है वो आसानी से उस
जो आपने छिड़काव किया है रसायन का उसमें भी जीवित रह सकता है। तो हमने क्या बताया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप, हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप तैयार कर दी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास में प्लांट है, हमने ऐसे प्लांट भी बना चुके हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं होती। तो हमने क्या बनाए, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी डिजीज रेजिस्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की, कि भाई देखिए अगर किसी भी चीज की बात करें, विज्ञान की भी बात करें, तो उसके भी दो पहलू होते हैं, हमें फायदा पहुंचता है तो नुकसान भी होता है। तो ऐसे ही हमारे पास में जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, इनसे अगर बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसका नुकसान भी होगा। तो अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर जो हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट है इनके डिसएडवांटेजेस। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास डियर disadvantages of transgenic crops। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप के नुकसान, अब क्या नुकसान हमें पहुंच रहे हैं, ठीक है, या हमारे वातावरण को पहुंच रहे हैं, हम उसकी बात यहां पर करेंगे। तो सबसे पहला तो होता है एनवायरमेंटल हैजार्ड। सबसे पहला है डियर यहाँ पे एनवायरमेंटल हैजार्ड, मतलब वातावरण को खतरा। इससे वातावरण को खतरा रहता है, कैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बीटी कॉटन बनाया, ठीक है, हमारा तो मकसद था जो हमारे पास कॉटन प्लांट था उसके ऊपर जो लार्वा है वो अटैक ना कर सके। लेकिन क्या हुआ कि लार्वा तो छोड़िए, जितने भी हमारे पास में दूसरे छोटे छोटे कीट है वो भी मरने लगे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारे कीट को नुकसान पहुंच रहा है, जिनका कोई बेचारा कोई कसूर नहीं है वो भी उसकी वजह से मर रहे हैं। इसीलिए तो भारत और बहुत सारे देशों के अंदर बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल के ऊपर बैन लग चुका है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, इसकी वजह से ठीक है, दूसरे जो टारगेट नहीं होते उन पर भी नुकसान पहुंचता है। तो पहला तो नुकसान ही हो गया। ठीक है डियर, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कि मेरे पास में मैंने जीन डाला बीटी कॉटन का, बीटी मतलब बीटी वाला जो जीन था क्राइजीन, मैंने बीटी कॉटन में डाला। अब किसी कारणवश उसके आसपास वाले पादप के अंदर भी चला गया, और वो जो पादप है, ठीक है, उसकी खासियत हो गई कि वो भी जो है दूसरे कीटों को मारने लगा। अब वो तो जंगली घास थी, अब जंगली घास की वजह से भी कीट मरने लगे। या फिर मान के चल लीजिए जो हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन डाला था किसी पादप के ऊपर, ताकि उसके क्या हो कि जब हम किसी रसायन का हर्बिसाइड का इस्तेमाल करें तो वो पादप हमारा जीवित रह जाए, है ना। बट हुआ क्या, जब हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन दिया, ठीक है, तो जो हमारी खरपतवार थी उसके अंदर भी वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन चला गया। जब खरपतवार के अंदर वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन चला गया तो अब वो जो खरपतवार है उसके ऊपर भी किसी प्रकार के रसायन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो इसकी वजह से हम क्या बताते हैं कि जीन ट्रांसफर टू नॉन टारगेट स्पीसीज, जिस स्पीसीज में जीन का ट्रांसफर करना था उसके अलावा भी दूसरे स्पीसीज के अंदर जीन का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास में जीन ट्रांसफर हो जाएगा, और हर्बिसाइड का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास में
प्लांट हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम किसी रसायन का उपयोग करने लगते हैं तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर एक रेजिस्टेंट पावर डेवलप करने लगता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक का ज्यादा सेवन मत करिए क्योंकि आपके अंदर जो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है उसके खिलाफ, तो आप उस एंटीबायोटिक के सामने, ठीक है, उसको किल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इनके साथ भी होता है। अब आप लंबे समय तक किसी प्रकार के बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो जो हमारे पास पेस्ट हैं, ठीक है, वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं कि इससे पेस्टिसाइड्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। पेस्टिसाइड्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ठीक है, चलिए तो फटाफट नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखेंगे हम लोग दूसरा हमारा इम्पैक्ट। तो दूसरा होता है ह्यूमन हेल्थ रिस्क। दूसरा क्या हो गया? ह्यूमन हेल्थ रिस्क। ठीक है, तो मानव के स्वास्थ्य को खतरा। अब मानव के स्वास्थ्य को खतरा कैसे हो सकता है उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको पता है कि हमारे पास क्षमता होती है कि जो हमारी बॉडी को बर्दाश्त नहीं होता हमारी बॉडी उसके खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर देती है और रिजल्ट होता है एलर्जी। ठीक है, तो इनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। सबसे पहली चीज क्या होती है? एलर्जीज। किसी को खुजली होने लगती है, किसी के छाले बनने लगते हैं और किसी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये भी क्या कारण है? आपका एलर्जी को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा बनाते हैं हमारे सूक्ष्म जीव। तो कई बार क्या होता है, अगर हमारे भोजन के अंदर कोई ऐसा पदार्थ उपस्थित है जिसके अंदर ट्रांसजीन उपस्थित है तो उसका प्रभाव हमारे सूक्ष्म जीवों पर भी पड़ सकता है। तो हम क्या बताते हैं? ठीक है, इससे मानव के बॉडी में, मानव की बॉडी में उपस्थित, मानव की बॉडी में उपस्थित सूक्ष्म जीव प्रभावित हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो मानव की शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीव प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। अगला आता है और तीसरा आता है हमारे पास इकोनॉमिक कंसर्न। ठीक है, इकोनॉमिक कंसर्न। ठीक है, आर्थिक हमारे इसके प्रभाव क्या होता है? अगर हम बात करें आर्थिक प्रभाव की तो देखिए आर्थिक प्रभाव ये होता है, सबसे पहली चीज जो भी हमारे पास में ट्रांसजेनिक प्लांट बना है उसको बनाने की प्रक्रिया बहुत महंगी होगी। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, जब प्रक्रिया बनाने की महंगी होगी और तो मार्केट में लाने की जो प्रोसेस है वो और भी महंगी हो जाएगी। तो अंततः जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो बहुत महंगा बिकेगा। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि अगर प्रोडक्ट महंगा बिकेगा तो हमारा क्या होगा? बिकने के चांसेस हैं भी और नहीं भी है। तो हम क्या बताते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज हम क्या बताते हैं? ठीक है, किसी मार्केट में, किसी मार्केट में जीएम फूड क्रॉप्स को लाना एक लंबी तथा महंगी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ समस्याएं थी जो इनके साथ जुड़ी हुई थी।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर डियर किसकी, ट्रांसजेनिक एनिमल के। जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं ये क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ठीक है, कैसे इनको बनाया जाता है, क्या उपयोग होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। तो ट्रांसजेनिक प्लांट तो डियर यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये सारी चीजें कर ली होंगी। तो मैं इन स्लाइड्स को सभी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ जी। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे शुरू करेंगे अपना किसको, ट्रांसजेनिक एनिमल। चलिए, ट्रांसजेनिक एनिमल ये हमारा नया टॉपिक है इसी चैप्टर का। तो देखिए मेन तो हमारे पास में दो ही टॉपिक थे, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो आप कह सकते हैं 80% सिलेबस तो आपका इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा आज ही, ठीक है। और बच्चे 2-3 टॉपिक उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, तो वो एनिमल जिसके अंदर ट्रांसजीन उपस्थित है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है। पहले बताए थे डेफिनेशन, वह एनिमल जिसमें ट्रांसजीन उपस्थित होता है, ट्रांसजीन उपस्थित होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है। सीधा सा जवाब। तो वह एनिमल जिसके अंदर ट्रांसजीन उपस्थित है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है, टेंशन ही नहीं है कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो ट्रांसजेनिक एनिमल है इनके बेनिफिट क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, ठीक है, उनके क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स क्या होंगे, ठीक। तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले तो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उस जीन का पता लगाएंगे जिसको हमें ट्रांसफर करना है। तो हम क्या बताएंगे, लोकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड separation of desired gene, ठीक है। मतलब जिस जीन को ऊपर हमें काम करना है उस जीन की लोकेशन का पता लगाएंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, बाद में उसका सेपरेशन कर लेंगे, मतलब उसको हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे जीन को। तो जीन को अपने होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए या तो हम वेक्टर का यूज करेंगे या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या बताएं, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, आपको पता है ना, हम, ठीक है, डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं जीन को वेक्टर के बिना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमने वेक्टर को सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो हम वेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, हम रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट तैयार करेंगे। कैसे कि हमारे पास में जो डिजायर्ड जीन है उसको वेक्टर में डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, कंबाइनिंग ऑफ द डिजायर्ड जीन, ठीक है, डिजायर्ड जीन विद द वेक्टर, वेक्टर में अपने इच्छा का जीन जोड़ते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में अब ये रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट है, तो यहाँ क्या बना, आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया यहाँ पे, है ना। तो अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको ट्रांसफर करेंगे, हम किसी सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, हम एम्ब्रियो में ट्रांसफर कर सकते हैं, हम पूरे मैच्योर इंडिविजुअल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम क्या बताते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए जब वेक्टर हमारे पास में जीन के साथ जुड़ जाता है तो रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। वेक्टर इनटू सेल कोमा, ठीक है, एम्ब्रियो और मैच्योर इंडिविजुअल। तो जैसा हमें चाहिए उसी होस्ट के अंदर हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, हम आसानी से उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वही हमें जो प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और बाद में अपने पर्पस के लिए उसका यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर यार क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर अब देखेंगे, ठीक है। तो मान के चलता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि अगला स्टेप और आखिरी स्टेप क्या है, आइसोलेशन। देखिए अब हमने जो है क्या किया, रिकॉम्बिनेंट सेल तैयार होगी हमारा, ठीक है, उसका तैयार कर लेंगे और उसका यूज भी करेंगे। आइसोलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ pure recombinant cell, pure recombinant cell, pure recombinant cell tissue और एनिमल। तो जो हमारे पास में प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल है, टिश्यू है और एनिमल है, हम उसका क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके अंदर आगे क्या देखेंगे हम लोग, ठीक। अब हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारे पास में एडवांटेजेस होते हैं रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, वो क्या होते हैं उसकी बात करेंगे, फिर कुछ एक एग्जांपल देखते हुए चलेंगे हम आगे की तरफ, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली ऑल्टर्ड एनिमल्स, या फिर आप कह सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ, ठीक है, जीएम एनिमल कर सकते हैं। जीएम एनिमल का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, ठीक है, या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स आप कह सकते हैं इनको, बात एक ही है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स कह सकते हैं या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स कह सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर बात करेंगे, ठीक, तो क्या क्या हमारे पास में एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब देखिए किसी उत्पाद को हमें बनाना है, अब उस उत्पाद को बनाने के लिए हम क्या करें, तो हम ऐसे में क्या कर लेंगे, हम जो है अपने ही जो जीव है उसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना लेंगे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जो किसी जीव के द्वारा बनाया जाए उसको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए मुझे केसिन प्रोटीन चाहिए, और केसिन प्रोटीन को अगर मैं काऊ के मिल्क से ले रहा हूं तो वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, और अगर मैं उसको लैब में मिला रहा हूं, ठीक है, तो वो केमिकल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ठीक है, हमने 1997 के अंदर पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई थी, ठीक है, 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काऊ रोजी को बनाया गया था, तो रोजी बनाई थी, पहली गाय थी। तो हमारे पास पहली ट्रांसजेनिक काऊ जो थी वो रोजी थी, ठीक है, जिसको हमने बनाया था। अब उसके बनाने के बाद में, ठीक है, जब हम बात करें
तो ये जो रोजी है, रोजी की खासियत क्या थी? इस रोजी की खासियत ये थी कि रोजी के मिल्क के अंदर वो प्रोटीन पाई जाती जो ह्यूमन ब्लड के अंदर पाई जाती थी। तो ह्यूमंस के लिए रोजी के मिल्क का फायदा पहुंचा था। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं इसके अंदर? ठीक है, रोजी के मिल्क में, रोजी के मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन की मात्रा अधिक थी। प्रोटीन की मात्रा अधिक थी। सिंपल सा है। तो इसके मिल्क में जो है ह्यूमन की प्रोटीन की मात्रा अधिक थी, तो हमें बेनिफिट मिल गया उसको। आगे बात करते हैं अब इसके अंदर ना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डियर, यहाँ पर अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला है हमारे पास स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो फटाफट नोट करिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर डियर। नेक्स्ट है हमारे पास में एग्जांपल स्टडी ऑफ डिजीजेस। स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो देखिए बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनकी स्टडी को हम आसानी से पहचान सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम ट्रांसजेनिक मॉडल तैयार करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी ह्यूमन डिजीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता से कई मानव रोगों के अध्ययन में सहायता प्राप्त हुई है। अब एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर में इसने हेल्प करी है पता लगाने में। जैसे हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया का भी हमने पता लगाया। ठीक है, जैसे थैलेसीमिया हो गया। ठीक है, जैसे थैलेसीमिया हो गया। ठीक है, एटसेट्रा। तो इनकी पहचानने में हमें सहायता मिली। और सबसे बड़ी चीज, अगर मैं आपको एक नाम और बताऊं, ठीक है, कोविड-19, कोरोना, इससे भी हमें बेनिफिट मिला है। ठीक है, इसका अध्ययन करने में। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे नेक्स्ट आता है हमारे पास वैक्सीन सेफ्टी। ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है इसके अंदर ही। वैक्सीन सेफ्टी क्या होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। वैक्सीन सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम बात करते हैं वैक्सीन सेफ्टी की, तो उसमें क्या होता है। ठीक, तो हमारे पास में जो ट्रांसजेनिक माइस हैं, इनकी सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वैक्सीन से जुड़े, ठीक है, सभी परिणाम का अध्ययन हो जाता है। सभी परिणाम का अध्ययन आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक फायदा हमें मिल गया। ठीक है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, हम लोग आगे हम बढ़ेंगे डियर। वैक्सीन सेफ्टी के बाद अगला आता है हमारे पास ग्रोइंग स्पेयर पार्ट।
ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी जो हमारे पास बॉडी पार्ट है उसको हानि पहुंच गई, तो हम उसका भी उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ठीक है, ग्रोइंग स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को तैयार कर सकते हैं जिनके अंदर मानव के अंग बन जाए। जैसे आपको पता था कुछ टाइम पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक चूहे पे और मानव के कान जैसी आकृति बनी हुई थी। तो इस प्रकार की संरचना बना के हम क्या कर सकते हैं, उस एनिमल से ले सकते हैं और मानव के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता से, ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता से ठीक है, मानव अंग बनाकर तैयार किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को हाथ की जरूरत हो रही है, किसी को पैर की जरूरत हो रही है, किसी को हृदय की जरूरत हो रही है, ये सारे हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ इसमें आता है लास्ट हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स, हम क्लोन्स बना सकते हैं इसकी सहायता से ना। तो क्लोन्स का बेनिफिट क्या मिलेगा, क्लोन्स का बेनिफिट ये मिलेगा हमें, जो क्लोन होंगे ना, ठीक है, ये क्लोन जो है मतलब एक ही चीज के लिए हम बहुत सारे क्लोन बना सकते हैं और उसी प्रोडक्ट को हम बार बार हासिल कर सकते हैं। ठीक है, किसी उत्पाद को बनाने वाले जीव को क्लोन के द्वारा बनाकर, क्लोन के द्वारा नहीं, क्लोनिंग कर दीजिएगा, सो क्लोनिंग के द्वारा बनाकर जल्दी तैयार किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, किया जा सकता है। चलिए, अब हम इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, किस चीज के, ट्रांसजेनिक एनिमल। तो हमारे पास में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, फटाफट से उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट, ठीक, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल है, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। चलिए, एग्जाम्पल की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने बनाया ट्रांसजेनिक माउस। ठीक है, हमने ट्रांसजेनिक माउस बना रखा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसजेनिक रैबिट। हमने ट्रांसजेनिक रैबिट बना रखा है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक गोट, ट्रांसजेनिक गोट बना रखा है हमने। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं, हमने ट्रांसजेनिक शीप बना रखा है, ट्रांसजेनिक शीप। ठीक, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं, हमने ट्रांसजेनिक फिश बना रखी है, ट्रांसजेनिक फिश। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पर हमने ट्रांसजेनिक चिकन बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, हमने ट्रांसजेनिक डॉग बना रखा है, ट्रांसजेनिक डॉग। ठीक, इसके अलावा हमने ट्रांसजेनिक मंकी बना रखा है, ठीक। इसके अलावा हमने ट्रांसजेनिक पिग बना रखा है, पिग। लास्ट ट्रांसजेनिक काउ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
तो हम सीधे काउ को कैटल्स में लेके चल सकते हैं, मतलब मवेशी, ट्रांसजेनिक कैटल। जैसे मैंने आपको रोजी का एग्जांपल दिया था ना शुरुआत में, वो ट्रांसजेनिक कैटल। तो ये कुल मिला के हमारे पास 10 एग्जांपल मैंने दिए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के। ठीक है, चलिए अब इनको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कि जो हमारे पास में एक बड़ा अच्छा टॉपिक आता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका मेडिसिन में क्या उपयोग है। तो मेडिसिन के अंदर उपयोग के दौरान मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि शायद हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो है इंसुलिन का निर्माण। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, और आपको पता है जो हम लोग किसी कहते हैं ना जी भाई उसको डायबिटीज हो गई थी तो उसको इंसुलिन दिया गया था, उसको इंसुलिन की 2 डोज डेली लगती हैं, 3 डोज डेली लगती हैं। तो ये इंसुलिन जो आपके पास में मार्केट से दवाई की फॉर्म में आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, हम उसी की बात करेंगे। देखिए पहले क्या था कि शुरुआत के समय पे जो स्लोटर हाउस होते थे, कत्ल खाने, उन कत्ल खानों में से जो भी हमारे पास पिग को सैक्रिफाई किया जाता था उसके ब्लड में से इंसुलिन को निकालकर इंजेक्शन दिए जाते थे पहले के समय में। ठीक है, अब होता क्या था कि देखिए मार्केट में डिमांड बढ़ती चली गई तो जल्दी जल्दी जो है जो पिग्स थे उनको सैक्रिफाई किया जाने लगा। ठीक है, पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज ये थी क्योंकि जो पिग है वो एक दूसरा एनिमल है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ धीरे धीरे क्या प्रतिरोधक क्षमता बनाने लगा, और ऐसे में हमारी बॉडी में उस इंसुलिन के साथ एलर्जीज होने लगी। तो वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो उस दौरान एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली। तो एली लिली ने पहली बार, ठीक है, एक बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन किया। ठीक है, और ये जो ह्यूमन इंसुलिन बना इसको नाम दिया गया हिमोलिन। ठीक, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो क्या होता है कि हम यहाँ देखते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन के रूप में बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसका एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे एक ही, और वो क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो ह्यूमन इंसुलिन होता है उसके अंदर 51 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन के अंदर क्या पाए जाते हैं, 51 एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो ये क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है ह्यूमन इंसुलिन। आपको 11th क्लास के अंदर बहुत आसानी से पढ़ा दिया गया होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास में ह्यूमन इंसुलिन है, ठीक है, ये बना होता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। यह 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। यह 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। ठीक है, विच आर, ठीक है, जो कि क्या क्या होते हैं, विच आर कौन कौन सी होती हैं, इसमें 2 चेन होती हैं, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन में होते हैं आपके 21 अमीनो एसिड। कितने, 21 अमीनो एसिड। एंड बी चेन, तो बी चेन जो होते हैं उसके अंदर होते हैं 30 अमीनो एसिड, 30 अमीनो एसिड। तो ए चेन और बी चेन 2 चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो दोनों चेन है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। दोनों चेन डाइसल्फाइड बंध द्वारा या डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये दोनों चेन आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन
पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसके में ना। ठीक है, तो हमारे पास में जो बैक्टीरिया है वो अपने जीन के द्वारा कभी भी इंसुलिन को नहीं बना सकता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई ऐसा पाया ही नहीं जाता जीन जिससे इंसुलिन का निर्माण हो सके। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने मानव से ए चेन और बी चेन का जीन निकाला। ठीक है, उसको बैक्टीरिया के अंदर डाला और वहां से क्या बनाया फिर? इंसुलिन। नोट कर लीजिए इसको। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बताते हैं इसके अंदर क्या बताते हैं। बैक्टीरिया खुद से यह हार्मोन नहीं बना सकता, नहीं बना सकता है, बना सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया में इसकी जानकारी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैमल्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन बनता है, ये बनता है आपका किसकी फॉर्म में? प्रो फॉर्म के अंदर। बाद में इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को लेकर देखते हुए जो एली लिली है इसने यही काम किया। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं, 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी ने पहली बार, ठीक है, कंपनी ने, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन को बैक्टीरिया के द्वारा बनाया था। ठीक है, बनाया था। ठीक, अब देखिए मैं इसको बता देता हूं आपको ये प्रोसीजर क्या था इसका। हम प्रोसीजर समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए हम प्रोसेस को समझेंगे कि किस प्रकार से एक बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए हमने लिया सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग, मानव लिया। ठीक है, मानव में से हमने क्या निकाला? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमने यहां से मानव का डीएनए लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसे, ठीक है, इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं जिससे ए तथा बी चैन वाले जीन अलग हो सके। ठीक है, अब हमने कट कर दिया। कट करने के बाद क्या करेंगे, हम सेपरेशन करेंगे किसके द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा ए तथा बी जीन को अलग अलग प्राप्त करते हैं।
ठीक है, दोनों जीन को अलग अलग प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम क्या कराएंगे, पीसीआर के द्वारा एम्प्लीफिकेशन कराते हैं ए तथा बी जीन का। ठीक है, पीसीआर की सहायता से ए तथा बी जीन का अलग अलग एम्प्लीफिकेशन का मतलब हो गया बाहुलीकरण कराते हैं, एम्प्लीफिकेशन कराते हैं। अब एम्प्लीफाई हो जाएगा, हमारे पास बड़ी मात्रा में हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, ए तथा बी जीन को अलग अलग प्लाज्मिड वेक्टर में डालते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग प्लाज्मिड वेक्टर में डालते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, एक दोनों वेक्टर को सेम, ठीक है, सेम इकोलाई में एक साथ ट्रांसफर करते हैं, अब दोनों ही वेक्टर को हम क्या करेंगे, एक ही इकोलाई के अंदर एक साथ ट्रांसफर करेंगे। मतलब हमारे पास ऐसा नहीं कि केवल एक ही इकोलाई हुआ, इकोलाई बहुत सारे होंगे। ठीक है, लेकिन एक इकोलाई के अंदर दोनों ही प्रकार के ए तथा बी दोनों प्रकार के वेक्टर पाए जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, तो फटाफट नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब हमने क्या किया, एक ही उसके अंदर दोनों तरह के डाल दिए जाएंगे जीन। ठीक है, आगे प्योर रिकॉम्बिनेंट इकोलाई, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं इकोलाई, आप भी वैसे लिखेंगे। इकोलाई को सिलेक्टेबल मार्कर्स, तो जो भी मार्कर्स हमने शुरुआत में पढ़े थे उनकी बात कर रहे हैं, कि सहायता से पहचान लेते हैं, जिसमें कि ए तथा बी जीन दोनों हों। ठीक है, ए तथा बी जीन दोनों, तो दोनों जीन जिसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे हम उसको पहचान लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब क्या होगा, ठीक है, अब सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इनको कल्चर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्योर रिकॉम्बिनेंट इकोलाई को लार्ज स्केल पर, ठीक है, लार्ज स्केल पर कल्चर करते हैं। हमने क्या किया, लार्ज स्केल पर कल्चर किया। अब लार्ज स्केल पर कल्चर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इकोलाई में ए तथा बी जीन का एक्सप्रेशन होता है तथा इससे बनने वाले ए तथा बी चैन माध्यम क्या, मीडियम जिस पे हम ग्रो करा रहे हैं उसको, माध्यम में आ जाते हैं। अब ये जो ए तथा बी चैन है ये माध्यम में आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें इन ए तथा बी चैन को प्योरीफाई करना है। पहले यहां से प्राप्त करना है, बाद में उनको प्योरीफाई करना है। ठीक है, ए तथा
बी चैन को माध्यम से प्राप्त करते हैं, माध्यम से प्राप्त करते हैं तथा प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, हम ए तथा बी चैन को माध्यम से प्राप्त करेंगे, उसको प्योरीफाई भी करेंगे। लास्ट क्या होगा? ए तथा बी चैन को डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ देते हैं, बॉन्ड द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ए चैन, ये बन गया ए, ये बी चैन, इनके बीच में बन गया डाइसल्फाइड बॉन्ड, और हमारा क्या बन गया? ये बन गया डियर हमारा इंसुलिन। इंसुलिन हमारा तैयार है। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इतने आसानी से एली लिली ने ये इंसुलिन बनाया था। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर आपका एक टॉपिक और है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूंगा और मैं फिर बता दूंगा कि हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। देखिए समय कम है तो ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, थोड़ा ही देख पाएंगे। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे तो अगले हफ्ते हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास में जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी की हम लोग बात करेंगे कि जीन थेरेपी बेसिकली क्या होती है। ठीक है, देखिए जीन थेरेपी का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई जीन खराब है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे जीन से, तो यही कहलाता है जीन थेरेपी। मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन, फॉल्टी जीन विद फ्रेश जीन, ये क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है। तो देखिए हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं जो जीन्स की वजह से होती हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल हेल्दी फंक्शनल जीन होता है उससे जो फॉल्टी जीन होता है हम उसको रिप्लेस करते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फॉल्टी जीन, ठीक है, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फ्रेश जीन से, हेल्दी जीन से। फ्रेश जीन कह सकते हैं या फिर आप इसको हेल्दी जीन कह सकते हैं। ठीक है, यही होता है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक आता है एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, एक होता है एडीए डेफिशिएंसी। ठीक है, तो जो एडीए डेफिशिएंसी है इसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में एडीए डेफिशिएंसी होता है तो उसकी वजह से हो जाता है एससीआईडी, सॉरी एससीआईडी। तो एससीआईडी का मतलब होता है सीवियर। ठीक है, एससीआईडी का मतलब होता है आपका सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, सीवियर, इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है सीवियर, ठीक है, कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसकी वजह से क्या होता है, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि एडीए डेफिशिएंसी के अंदर टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाती। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो काम नहीं करती, ये फंक्शनल नहीं बन पाती। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? तब एडीए डेफिशिएंसी के लिए फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी यूज किया। जीन थेरेपी को पहली बार यूज किया गया था किसके लिए? एडीए डेफिशिएंसी के लिए। तो 1990 में एक 4 साल की बच्ची के साथ ये किया गया था। ठीक है, कब किया था? 1990 में इन
4-year-old गर्ल, ठीक है, एक 4 साल की बच्ची के अंदर इसको हमने किया था। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, एडीए के बारे में बता दिया है और एससीआईडी के बारे में बता दिया है। तो देखिए ज्यादा टाइम न गवाते हुए मैं आज का लेक्चर आप सभी का यहाँ पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर कल मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए।